नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले चरण का मतदान जारी है। पश्चिम यूपी में 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर सुबह 11 बजे तक 20% तक की वोटिंग हुई। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा और कई जिलों में ईवीएम खराब होने की भी सूचना है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर बीजेपी एजेंट को कुछ लोगों ने छत से फेंका। वहीं कई जगहों पर मतदान का विरोध होने की भी सूचना है। पहले चरण में 623 प्रत्याशी मैदान में है। इसमें 73 महिलाएं हैं और इसके अलावा 9 मंत्री भी सियासी दंगल में हैं। पहले चरण में कुल 2.27 करोड़ वोटर्स हैं और इसमें पुरुष 1.27 करोड़ हैं, महिलाएं 1 करोड़ हैं और 2017 के चुनाव में 58 सीटों पर भाजपा ने 53 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं सपा बसपा ने 2-2 और रालोद में महज 1 सीट ही पाई थी। वोटिंग से जुड़ी बड़ी और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि न्यू यूपी का नया नारा, विकास ही बने विचारधारा। मेरठ के किठौर में भड़ौली और सपा भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़े। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को खदेड़ा। मेरठ के नूरनगर में बूथ 134, 135, 136 पर ईवीएम मशीन खराब होने की जानकारी पर मतदाता कतार में भी खड़े हुए नजर आए। फतेहाबाद और डोकी में डीएम एसएसपी ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। कहा कि किसी भी कीमत पर कोई भी गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे किस तरीके से वोटिंग यहां पर की जा रही है, क्या विकास से जुड़े हुए मुद्दे, इसी पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी से विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं और कांग्रेस से सृष्टि कश्यप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इसके साथ ही एमएलसी से शशांक यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल विवेक श्रीवास्तव जी आपसे, बीजेपी किस तरीके से यूपी में जा रही है, क्या विकास के मुद्दे हैं, इस बार आपकी पार्टी क्या करने वाली है? ये परसों जी जो हमने अभी 8 तारीख को अपना संकल्प पत्र जारी किया है, हमने अगले 5 साल की रूपरेखा उस संकल्प पत्र के माध्यम से जनता को बताने की कोशिश की और उसी दिन हमने ये भी बताया कि हम पिछले कार्यकाल में जो हमारा 2017 का संकल्प पत्र था उसमें हम कितने वादों पर अमल करने में कामयाब है। 92% हम काम कर चुके थे और अब हम ये नया विजन लेकर के आए। आपने खुद देखा होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिस तरह से गन्ना बेल्ट के नाम से जाना जाता है, हमने मायावती जी के समय का भी बकाया निपटाया, अखिलेश यादव जी के समय का भी निपटाया और अपने समय का भी भुगतान किया। रिकॉर्ड गन्ना मूल्यों का भुगतान हमारी सरकार ने किया है और ये चुनाव जो है उसी गन्ना बेल्ट में है। चाहे जेवर जैसा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के शिलान्यास की बात हो, उसको भी हमने एकदम रिकॉर्ड समय में भूमि अधिग्रहण करके बिना किसी विवाद के लिटिगेशन के उचित मुआवजा दे करके उसका शिलान्यास करके उसका भी काम चालू कराया। और ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो किसानों के लिए उनकी एमएसपी दलहन इन सारी फसलों को हमने एमएसपी के दायरे में लाया। अभी भारत सरकार ने एमएसपी के लिए अलग से बजट भी आरक्षित किया और किसानों के जो उपकरण हैं, कृषि आधारित उपकरण हैं, उनके लिए भी हमने अनुदान की व्यवस्था की है, डिस्काउंट की व्यवस्था की है टैक्स में। सब सारी चीजें हैं जो हम अपने आप को किसानों के बीच जाते हैं और काम करते हैं और बताते हैं। बिल्कुल, चलिए ठीक है। शशांक यादव जी। हेलो जी शशांक जी। हाँ बताइए क्या सवाल है? बिल्कुल, सवाल आपसे भी यही है, जिस तरीके से आप आ चुके हैं चुनावी मैदान में, वोटिंग भी शुरू हो गई है, जनता का किस तरीके से इस बार जनता को लाभान्वित आप करने वाले हैं? जनता का वोटिंग पैटर्न और जो अभी तक के जो मतदान का प्रतिशत आ रहा है, तो मेरा अपना मानना है कि ये वोटिंग पैटर्न 60-65% से ऊपर जाएगा और 60%-65% से ऊपर जब पोलिंग परसेंटेज जाता है तो वो सत्ता के विरुद्ध एक रुझान को प्रदर्शित करता है। अभी तक का जो पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड है, सत्ताएं जब बदली हैं तो 65-66% के ऊपर जब पोलिंग जाती है सत्ता तभी बदलती है। और इस वक्त जो विकास की जिन बातों को इन्होंने कहा है और हमारे साथी भाजपा के साथी बोल रहे थे कि हालांकि ये तो जब मीडिया ने लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जब टोका है कि आप केवल
बुलडोजर, गर्मी, चर्बी की बातें कर रहे हैं, तब वो विकास के मुद्दे पे कुछ अपने अचीवमेंट्स को उन्होंने बताना शुरू किया। अदरवाइज उनका पूरा जो इलेक्टोरल प्लान था वो केवल पोलराइजेशन की राजनीति के ऊपर आधारित था, और ये चीजें अब एक्सपोज हो रही है क्योंकि ध्रुवीकरण का एक बिल्कुल तीव्र था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। वहां पर जिस तरीके जी चलिए ठीक है, सृष्टि कश्यप जी हमारे साथ भी जुड़ी हुई हैं। सृष्टि जी, कांग्रेस से इस बार क्या आपको दिखाई दे रहा है? कांग्रेस को जो वोट अभी तक पड़े हैं, तो जनता के लिए आप इस बार क्या करने वाले अगर आपकी सरकार बनती है? अंशुल जी, आज हमारे जो उत्तर प्रदेश की जनता पहले चरण का जो मतदान देगी वो यहाँ बेरोजगारी के नाम पे मतदान देगी, यहाँ महिला सुरक्षा को मतदान देगी और किसानों के ऊपर हुए अत्याचार पर मतदान देगी। और कांग्रेस पार्टी का जब आप तीनों मैनिफेस्टो देखेंगे, वो चाहे शक्ति विधान हो या युवा भर्ती विधान हो या उन्नति विधान हो, हमने उत्तर प्रदेश की सारी जनता की बात की है। उत्तर प्रदेश की महिलाएं, उत्तर प्रदेश के युवाओं के रोजगार की बात की है, किसानों की बात की है। तो हमारे मैनिफेस्टो को देखकर, हमारे जो चुनावी वादे हैं उनको देखकर जनता कांग्रेस पार्टी के साथ जरूर आएगी, क्योंकि हमने जनहित की बातें की है। हमने कोई भी पोलराइजेशन वाली बातें नहीं की, हमने जाति धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगा। हमने वोट मांगा है तो रोजगार के मुद्दों पे मांगा है, किसानों के हित के मुद्दों पे मांगा है, महिलाओं की सशक्तिकरण के मुद्दों पे मांगा है। बिल्कुल, मतलब आपका कहना है कि बेरोजगारी और इन सब चीजों के ऊपर आपने वोट मांगा है, जात के धर्म के ऊपर नहीं। मतलब आप सीधे सीधे बीजेपी पर हमला कर रही हैं? नहीं, हमला नहीं कर रहे हैं अंशुल जी। देखिए, आज उत्तर प्रदेश की मौजूदा हालत तो सबके सामने है। दैनिक भास्कर या जितने दूसरे हमारे अखबार हैं, उनकी हेडलाइन छपती है कि ऐसा क्या हो गया कि मुख्यमंत्री विकास की भाषा से हटकर यहाँ शमशान अब्बाजान करने लगे, यहाँ पे 80-20 करने लगे। तो ये डिग्रेडेशन आया क्यों मुख्यमंत्री के वक्तव्य में? क्योंकि उनके पास कुछ चुनावी मुद्दे बचे नहीं। वो किसानों की बात कर नहीं सकते। लखीमपुर जैसी घटना होती है उनके प्रदेश में, उनके गृह राज्य मंत्री के बेटे के द्वारा, जो हमारे किसान 1 महीने से आंदोलनरत रहे हैं, हमारी उत्तर प्रदेश के किसान भाई। युवाओं को 2017 से 2021 के बीच में 12 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर लीक हुए हैं। उनके भविष्य के साथ छेड़छाड़ किया है सरकार ने, उन पे लाठियां बरसाई है जब शिक्षक अभ्यर्थी घोटाला हुआ। हमारी आशा बहनें जो है, उन्होंने जब अपना हक मांगा तो उनके हाथ तोड़े गए सीएम आवास के बाहर। तो इन्होंने जो अत्याचार किया है हमारे उत्तर प्रदेश की जनता पे, उसका जवाब तो इन्हें जनता अपने वोट से जरूर देगी, और दे भी रही थी। चुनाव के दौरान दे रही थी, जब यहाँ पे ये रैलियां कर रहे थे। इनके डिप्यूटी सीएम हो, उनके मुंह पे कालिक फेंकी जाए या उन्हें निकाल दिया जाए बाहर, लोगों को उनके क्षेत्र में जाने से मना कर दिया जाए। तो ये अत्याचार अंशुल जी सबके सामने है। उत्तर प्रदेश के युवा आज बेरोजगार है, उत्तर प्रदेश की महिलाएं आज असुरक्षित है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। ये डेटा और फैक्ट जब पढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ बेरोजगार युवा बैठे, जो 403 सीट है उस पर 3,65,000 पर सीट पे वोट पड़ता है। 1,25,000 बेरोजगार युवा उस पर वोट डालते हैं, तो वो अपनी वोट की चोट भाजपा सरकार को जरूर देंगे। मतलब फेलियर साबित हुई है कहीं ना कहीं, आपके कहने का मतलब है ऐसा? बात चाहिए नहीं अंशुल जी, उत्तर प्रदेश को विकास की बात करनी है। उत्तर प्रदेश में हमें एक परिवर्तन लाना है, उत्तर प्रदेश को प्रगति के रास्ते पे ले जाना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश, अगर आप डेटा देखेंगे तो ऑल ओवर डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे निचले पायदान पे है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगार युवा सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार सबसे ज्यादा होता है, दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा शोषण किया जाता है जब से ये भाजपा सरकार आई है। और ये मैं सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रही अंशुल जी, दीज आर ऑल फैक्ट्स। तो जनता त्रस्त है और वो जरूर जवाब देगी। और हमने जिन मुद्दों पर लड़ाई लड़ी है वो जनहित के मुद्दे हैं, तो इस पर जरूर हमारे साथ वो आएगी। बिल्कुल। विवेक श्रीवास्तव जी, आपसे सवाल, जिस तरीके से कांग्रेस से भी हमने बात किया, वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि विकास के ऊपर बात नहीं करते हैं सीएम, महिलाओं के मुद्दे पर बात नहीं करते सीएम, बेरोजगारी के ऊपर बात नहीं करते हैं, जाति और धर्म के नाम पर ही सबसे ज्यादा जो है वो बातचीत अभी की जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी को इस तरीके से घेरा गया। अंशुल जी, हम इन मुद्दों पे बात नहीं, इस पे काम करते और विपक्ष केवल बात करता है। कांग्रेस का घोषणा पत्र जो इन्होंने कल जारी किया उसको पढ़ लीजिए, उसमें गोबर खरीदने की बात कर रहे हैं। आप स्वयं वरिष्ठ एंकर हैं, पत्रकारिता का आपका लंबा अनुभव है। जिस प्रदेश में किसान की पूरी उपज एमएसपी पर नहीं खरीदी जा पाती है, उस प्रदेश में ये 2 रुपया किलो गोबर खरीदने की बात करते हैं। ये कितने अव्यवहारिक लोग हैं, इनके घोषणा पत्र से आपको समझ में आ जाएगा। हमने काम किया है 5 साल,
चाहे वो कानून व्यवस्था के मुद्दे पे हो, चाहे वो विकास के मुद्दे पे। हमने 37 अस्पताल बनाए हैं जिसमें मेडिकल कॉलेज खोले हैं, जिसमें 16 मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश शुरू हो गया है। ये डॉक्टर साहब लोग पढ़ के निकलेंगे, ये प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे, प्रदेश की स्वास्थ्य की तस्वीर बदल जाएगी। हमने माइलस्टोन काम किया है, जितने एयरपोर्ट खुले हैं, जितने एक्सप्रेसवे बने हैं, बंद पड़ी शुगर मिलों को खोला है, गोरखपुर का बंद खाद कारखाना जो पता नहीं कितनी सरकारों से बंद था उसको खोला है, और गन्ना किसानों का बकाया मायावती जी के समय का, अखिलेश यादव जी के समय का सब भुगतान किया है, अपने भी समय का भुगतान किया है। ये माइलस्टोन वर्क है। चलिए, हम काम करते हैं, हम बात नहीं करते हैं। छोटा सा जवाब देना चाहूंगी मैं विवेक को। जी सृष्टि जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, ये जो इन्होंने गोबर खरीदने की बात की, जो एमएसपी की बात की, अंशुल से ये भी एक फैक्ट है कि छत्तीसगढ़ में किसान जो है वहाँ एमएसपी पे उनको मूल्य मिलता है। 94% किसानों को एमएसपी का लाभ मिलता है छत्तीसगढ़ में। विवेक जी, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको जरूर ये बात पता चल जाएगी। हमने गौधन की जो बात की वहाँ पे, वो छत्तीसगढ़ में हम कर रहे हैं। हमने बिजली की सबसे न्यूनतम दर की बात की, वो हम पंजाब में कर रहे हैं। तो हमने ये घोषणा पत्र में जितनी भी बातें रखी हैं वो हमारे कांग्रेस शासित जो दूसरे राज्य हैं वहां पे हम किसी न किसी तरीके से वो काम कर रहे हैं। हमने 15 लाख का जुमला नहीं दिया, हमने 2 करोड़ रोजगार का जुमला नहीं दिया। आप जो मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड, लाइब्रेरी की रिकॉर्ड है कि उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार आने के पहले 47 मेडिकल कॉलेजेस थे, जिसका आपने सिर्फ नाम बदला है। उसके बाद जिला अस्पतालों का नाम बदल के आपने उन्हें मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं। तो लोगों को भ्रमित करना बंद कर दे। आप जो स्वास्थ्य की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की नदियों में लाशें बह रही थी कोविड टाइम से, भूलना चाहिए। आज जो जनता हमारी वोट करने जा रही है उन्हें भी वो याद है। उन्हें ये भी याद है कि जब ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हुई थी उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश की संवेदनहीन सरकार ने कहा था कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा था। तो ये सब हमारी जनता को याद है विवेक जी, और थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा डेटा कलेक्ट कर लीजिए। हमने जितने वादे किए हैं वो हम दूसरे राज्यों में कर रहे हैं। हमने युवाओं के रोजगार की बात की है। आपकी नाकारा और निकम्मी सरकार विफल रही है 12 लाख यहाँ पे जो खाली पद पड़े हैं उन्हें भरने से। तो हमने ये भी बताया है अपने भर्ती विधान में कि वो पद जो खाली पड़े हैं उन्हें कैसे भरेंगे। आपकी सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है, महिलाओं को सुरक्षा देने में विफल रही है, बच्चों को यहाँ पे शिक्षा देने में विफल रही है। हर मोर्चे पे आपकी एक विफल सरकार रही है। दुगनी आय करने वाली जो आपने बात की थी किसानों की, आज किसानों की न्यूनतम आय 47 रुपीज पर डे है, 47 रुपीज पर डे है। जबकि आपके कार्यकाल में अडानी की आय 100 करोड़ प्रतिदिन से बढ़कर 1000 करोड़ प्रतिदिन हुई है। तो हमारे किसानों के साथ आपने धोखा किया, हमारे युवाओं के साथ धोखा किया, हमारी महिलाओं के चलिए, साथ। विवेक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो आपके सवालों का जवाब बिल्कुल देंगे। जी विवेक जी। देखिए अंशुल जी, सृष्टि जी जिन बातों का उल्लेख कर रही हैं कि हमारे अन्य प्रदेशों में चल रहा है, राजस्थान में बड़ी नौकरियां बांटी थी, वहाँ के बेरोजगार युवा यहाँ लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय पे धरना देने आ गए थे। और जिस तरह से इन लोगों ने फर्जी बसों की सूची दी थी जिसमें टेम्पो और स्कूटर वाले नाम थे, वो भी आपने देखा है। आपके इधर से नहीं कि शिक्षक अभ्यर्थी घोटाला होता है तो बच्चों के लाठी मार मार के उनका सर फोड़ दिया जाता है। आपने सृष्टि जी बोला, मैंने आपको नहीं रोका, मैंने आपका सम्मान के आप जवाब सुन लीजिए। मैं तो जानता हूँ कांग्रेस लोकतंत्र का गला घोटने के लिए जानी जाती है, बोलने नहीं देती है। आप लोगों ने तो जॉर्ज फर्नांडिस को रक्षा मंत्री रहते लोकसभा में नहीं बोलने दिया, तो आप तो लोकतंत्र का गला घोटने वाले लोग हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ व्यवस्था अंशुल जी की, मैं चाहूंगा कि अंशुल जी व्यवस्था को बनाए। डेमोक्रेसी इंडेक्स में देख लीजिए, लोकतंत्र की आप बात करते हैं, डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया को कंसर्न कंट्री में लाया गया है, कंसर्न डेमोक्रेसी के। ठीक है सृष्टि जी, आप आपकी बातें सुन तो लीजिए, आपने जो सवाल किए वो सुन तो लीजिए। करते हैं और आप आज लोकतंत्र की बात करते हैं, चाहे कर्नाटका हो चाहे कहीं और हो, लोकतंत्र के साथ मजाक करके रख दिया है आपने। आपके बीजेपी के कर्नाटका के मंत्री कहते हैं कि सैफरॉन आपका जो भगवा झंडा है वो आगे जाके हमारे हिंदुस्तान के झंडे को रिप्लेस करेगा। आप लोकतंत्र की बात करते हैं जिसने 50 सालों तक तिरंगा नहीं फैलाया था अपने आरएसएस के हेडक्वार्टर्स में, आप लोकतंत्र की बात करेंगे। We the people of India, our constitution पढ़िए, पहला प्रियम्बल पढ़िए, उसका नाम आप लोग। ठीक है सृष्टि जी, आप मुद्दे पर बने रहिए ना, मुद्दे से ना, विषय से ना भटकिए, और आपने जो सवाल किए वो पहले सुन लीजिए तसल्ली से कि क्या कहना चाह रहे हैं। जी विवेक जी, आप बताइए। जिन प्रदेशों में ये की बात करते हैं, उन प्रदेशों के दृश्य जहाँ पे लोगों ने देखे हैं किस तरह से कोटा से छात्रों को
लाया गया, किस तरह से फर्जी नंबर दिए गए गाड़ियों के, कांग्रेस किस तरह का व्यवहार करती जनता के साथ, सब देखा गया है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और आपके छत्तीसगढ़ में कहाँ किसानों की कर्ज माफी हुई, वो भी देखा गया है। तो ये सब सारी चीजें जो यहाँ के लोक लुभावने वादे कांग्रेस लेके आई है, उस पर जनता भरोसा नहीं करने वाली है। जनता ये देखती कि साहब इसका जो डिलीवरी चार्ट है वो अच्छा है, कौन वादों के अगेंस्ट अच्छे से उसको पालन करता है, उसको देखते। उस मामले में भारतीय जनता पार्टी 92% वादों पे अमल करके नंबर 1 है और हमने काम करके दिखाया है। हमें किसी से इस तरह की बातें करने की जरूरत है। ये जो गाल बजाने वाले लोग, सरकारी नौकरियां खाली नहीं पड़ी हैं। हमने जिस तरह से परीक्षा संस्थाओं को शिक्षा बहाल नहीं, बस हमें एक बात का जवाब दीजिए, क्या आज उत्तर प्रदेश में 12 लाख सरकारी नौकरियां खाली नहीं पड़ी हैं जो आप भर्ती करने में विफल रहे हैं? इससे पहले लोक सेवा आयोग में जाति विशेष के लोगों की भर्ती होती थी। हमने उन शिक्षा संस्थाओं, परीक्षा संस्थाओं सबकी शिक्षा बहाल की है। इस तरह से शिक्षा का स्तर उत्तर प्रदेश में 20 सालों के समय में गिरा हुआ था, हमने उन परीक्षा संस्थाओं की शिक्षा बहाल की। और मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आपकी सरकार से सहमत पूछती है, क्या उत्तर प्रदेश में 12 लाख खाली पद नहीं पड़े हैं? पूरे रैकेट यहाँ चलते थे सुश्री जी, पूरे रैकेट चलते थे भर्ती परीक्षाओं के दखल कराने के। उन सारे रैकेटों को तोड़ने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। बिल्कुल सही कहा। तभी आपके आदित्यनाथ की सरकार में 2017 से 2022 के बीच में 12 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर लीक हुए हैं। हमारे युवाओं के भविष्य के साथ छेड़छाड़ी की है आपने। शर्म आनी चाहिए आपको विवेक जी, बात करते रहिए यहाँ पे। हमारे युवाओं के साथ आपने यहाँ पे धोखा किया। किसान भाइयों को डबल इनकम का बात करके उन्हें 47 रुपीज उनकी आय कर दी। उनके खाद में आपने कटौती कर दी। उनके बजट में अभी आप देखें सब्सिडी में आपने 35,000 करोड़ का कटौत किया है। हर वर्ग के साथ तो आपने छल किया है यहाँ पे। काम किसके लिए किया है? एयरपोर्ट बनाते हैं, अडानी को बेच देते हैं बनने के तुरंत बाद। युवाओं की बात क्यों नहीं एडमिट कर रहे हैं कि यहाँ पे 12 लाख खाली नौकरियां पड़ी हुई है? तो हमने आपकी समझ रखी है। कांग्रेस को नहीं आती, बिक्री पहने सलाह देती महिलाओं को, ये शर्म कांग्रेस को आनी चाहिए। अरे विवेक श्रीवास्तव जी, थोड़ा आप शर्म कर लीजिए। युवाओं के साथ क्या आपने छल नहीं किया? क्या आपके कार्यकाल में 12 पेपर यहाँ पे लीक नहीं हुए? क्या युवाओं पे भर्ती विभाग से घोटाला हुआ, आपने उनका सर नहीं किया लाठी मार के? क्या सवेरों के ऊपर आपने अत्याचार नहीं किया? क्या व्यापारियों को आपने होटल से निकलवा के आपकी पुलिस ने गोली नहीं मारी? क्या किसानों को आपके मंत्री पुत्र ने गाड़ी के नीचे रौन नहीं दिया, उनकी हत्या नहीं की? कितनी बातों को सुनाएंगे आप? कितनी बातों को सुनाएंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई बख्शा नहीं जाता, जो अपराध करेगा वो जेल जाएगा। कुलदीप सिंह सेंगर और चिन्मयानंद वाली पार्टी से आते हैं, थोड़ा शर्म कर लीजिए। सेंगर के सपोर्ट पे तो आप यहाँ पे तिरंगा यात्रा निकलते हैं, उनकी बीवी को टिकट देते हैं। अपराधियों को संरक्षण करने वाली आपकी पार्टी है। हम किसानों के मुद्दों पे बात करिए। लखीमपुर जैसी घटना आपके कार्यकाल में हुई, उन्नाव जैसी घटना आपके कार्यकाल में हुई, हादसे जैसी घटना आपके कार्यकाल में हुई। आज बेरोजगार युवा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में आपके कार्यकाल में है। 45 ईयर्स हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपके कार्यकाल में है। डेटा और फैक्ट को नहीं भुला सकते आप ही के नर्सरी से निकले हुए विद्यार्थी थे। चलिए ठीक है। सेंगर और कुलदीप सिंह भी चलिए बहुत अच्छी बात है विवेक जी, पढ़ लिख के आए करिए थोड़ा। ठीक है सृष्टि जी, ठीक है। शशांक यादव जी, यहाँ तो कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी बात लगातार यहाँ पर करती रही, लेकिन एक बात आपसे भी यहाँ पर पूछना चाहेंगे कि अगर सपा को जो अभी तक वोट पड़े हैं या सपा जिस तरीके से काम कर रही है, तो जनता सपा को आखिर क्यों वोट दे? क्या करने वाली है सपा इस बार? वो सिर्फ इसीलिए जो अभी डिबेट चल रही थी तो 20 मिनट तो हमारे साथी ही ले गए, तो हम तो खाली सुन रहे थे और अपना काम कर रहे थे इस बीच। तो उसी तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, ये लोग खाली बातें कर रहे हैं, बातें अपना करते रहने दीजिए। हम इसलिए सपा को वोट पब्लिक देना चाह रही है कि जो एक नैरेटिव बन गया कि भाजपा रहेगी या जाएगी और भाजपा को हटाने वालों में कौन है, तो इसलिए सपा ही अपने ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स की वजह से कह लीजिए या इसलिए कह लीजिए कि जो टाइम पर जो हमने अपने को साबित करके दिखाया। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है, आज ही राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अभी एक आदेश आया है कि जबरदस्त जो है बेईमानी करी गई है पिछड़े और दलित लोगों के आरक्षण के साथ। आज ही आया है, आप अभी देखिएगा, गूगल कर लीजिएगा,
पिछड़ा, इससे पहले केंद्रीय पिछड़ा आयोग दे चुका है। तो नौजवानों की बात हमारे भाजपा के साथी कर रहे थे। नौजवानों के साथ जितने धोखे इन लोगों ने किए हैं, इतने किसी ने नहीं किए हैं। और नौजवान हमारी सिंसियरिटी को लगातार समझ रहे हैं, क्योंकि इन मैटर्स को कंटिन्यूसली हम लोग परसों भी कर रहे थे। 11 पर्चों के जो है इन्होंने लीक कराए हैं पर्चे, और उस पर जो निकल के आया है, कापियां जली हैं इन्हीं के शासनकाल में। 68,500 वाले जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे, उसमें कापियां पाई गई आयोग के सामने। तो ये दूसरों को उपदेश ना दें। और बड़ी सीधी सी बात यह है कि आज की तारीख में जनता ये जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सिवाय हिंदू मुस्लिम बहस के, सिवाय हिंदुस्तान पाकिस्तान करने की कोई मुद्दा इनके पास बचा हुआ नहीं है। हमने जो विकास की जो बात करी है, हमने 6.9 पर देश 2017 में उत्तर प्रदेश की जीडीपी को छोड़ा था, जिसको घटा के 4.8% पे ले आए। 2% जीडीपी जिसका बहाना लेते हैं कोरोना काल का, कोरोना पीरियड को भी निकाल दो तो खाली 1.8 डिग्री की जो है 1.8% का जीडीपी इन्होंने दिया है। इनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। समाजवादी पार्टी ने दुनिया का यूनिक चीज डायल 100 निकाल के दिखाई, 102 जो समाजवादी एम्बुलेंस निकाल के दिखाई, जो यूनिक है, जिनको पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। तो हम लोग डेवलपमेंट के जो मानक हमने रखे हैं उसको हर सोसाइटी स्वीकार कर रही है, और इसी पर हमें भरोसा है कि अखिलेश जी का जो विकास का मॉडल है वो लोगों ने अडॉप्ट किया है। नहीं, लेकिन शशांक जी, अखिलेश जी का जो विकास का मॉडल है वो उस पर तो बातचीत होती रहेगी, लेकिन जिस तरीके से भी बात अभी कांग्रेस ने भी करी कि बेरोजगारों को वो रोजगार देंगे, महिला सुरक्षा की बात भी यहाँ पर लगातार की जा रही है। अब बीजेपी की अगर बात कर ले तो उनके ऊपर ये हमेशा आरोप लगते आए हैं कि वो हमेशा जातिवाद करते हैं। लेकिन सपा की अगर बात करें तो सपा किन मुद्दों पर, यानी सिर्फ युवाओं पर, बेरोजगारी पर, या महिला मुद्दाओं पर? अरे आपने तो पूरा चुनावी घोषणा पत्र हमारा आ गया। हमने काश्तकार के लिए कहा कि हम जो है 2 बोरी डीएपी 3 बोरी यूरिया देंगे। हमने बिजली फ्री करने की बात करी। हमने तो ऑलरेडी पूरा प्रोग्राम अपने साथ रखा। महिलाओं के लिए हमने कहा कि स्पेशल महिला फोर्स अलग से हम बनाएंगे। हमने पर्यावरण के लिए कहा कि हम पूरा ग्रीन फोर्स एक बनाने जा रहे हैं। हमने एक्सक्लूसिवली कह दिया कि आउटसोर्सिंग और जो संविदा की नौकरियां भर्ती ये बंद करेंगे, खाली भरे हुए पद हम भरेंगे। हम युवाओं के अंदर रोजगार भी देंगे और सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी देंगे। सारा का सारा विजन हमने दे दिया। जितने भी हमारी जो महिला समूह हैं इनके साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसको हम दूर करेंगे। हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कट है। हमें तो कुछ करना ही नहीं है। हमें तो जो हमने घोषणा पत्र दिया है खाली उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो 5 साल उसी में हम पूरे कर देंगे। तो आपको क्या लगता है 5 साल से जिस तरीके से बीजेपी ने शासन को चलाया है, कितनी विफल रही है बीजेपी? विफल क्या स्थिति है कि हिंदुस्तान में आज तक कभी आपने देखा है कि कब तक लगभग 38 विधायक दौड़ाए गए हैं। मेरी जानकारी में 30-35 साल की तो मेरी राजनीति हो चुकी है। आज तक तो मैंने कभी विधायक को दौड़ाते देखा नहीं है। इमरजेंसी में भी कभी विधायक दौड़ाए नहीं गए। और इनके तो एक से एक तो पब्लिक का ये गुस्सा नहीं, अनरेस्ट नहीं है, तो क्या है ये जो आंखों से दिखाई दे रहा है, आंखों के सामने दिखाई दे रहा है कि माननीय विधायकगण, माननीय मंत्रीगण जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनके सामने पब्लिक न केवल बोल रही है बल्कि अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रही है। तो इससे ज्यादा राइटिंग ऑन दी वॉल आप क्या मानेंगे? तो इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि जनता इनको हटाना चाहती है और विकल्प के रूप में हमको लाना चाहती है। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या कहेंगे आप? अंशुल जी, अभी शशांक जी अपना बता रहे थे कि हमें तो कुछ करना ही नहीं है, हमें अपने घोषणा पत्र पे अमल करना है। तो साथ में बहुत अच्छी बात कहते गए, इन्हें कुछ करना ही नहीं है। इन्होंने जब शासन में थे तो बिजली पूरे प्रदेश में केवल 3 जिले में दिखाई देती, सैफई, मैनपुरी और रामपुर। बाकी प्रदेश अंधेरे में डूबा रहता था। खुद अखिलेश यादव जी लखनऊ में जब राहुल जी के साथ रोड शो कर रहे थे तो तार हटाते दिखे थे। तो जब बिजली रहनी नहीं तो चाहे फ्री कर दो, चाहे तो पूरा कदो साहब सब बिजली बिल माफ है। इस तरह की इन लोगों की करतूतें रही हैं। पिछले सरकारों ने देखा है और कहीं ट्रांसफार्मर फूक जाता था, पूरा गांव बस चंदा लगा के ट्रांसफार्मर बनाता था। ये उस टाइप के लोग हैं। इन्हें कुछ नहीं करना। इन्हें करना ये है कि माफियाओं को संरक्षित करना, भू माफियाओं को देना पूरी की जमीन कब्जा करेंगे और इस टाइप आतंकवादी के मुकदमे वहां पर रहने और इस दौरान जो समाजवादी पार्टी के कुंडों के ऊपर मुकदमे वो वापस करेंगे। तो यही करेंगे, इनको कुछ नहीं करना है। तो जनता इन्हें मौका दोबारा देने वाली नहीं, एक बार लेकर के जनता इनको भोग चुकी है। तो ये मुंगेरी लाल का दिन सबसे न देखे।
जनता जनार्दन है और जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। जिस तरह से सवेरे से 30% हमने भी पता किया, 11 बजे तक का आंकड़ा था कि 22 से 24% तक मतदान हो रहा है और जितना अच्छी परसेंटेज में मतदान होगा उतना भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा, हम नहीं मान सकते। शशांक जी, मैं बिजली वाली बात पे खाली एक चीज बता दूं, मेरे भाई को पूछ लीजिएगा और रिकॉर्ड भी चेक कर लीजिए, जो चीज बोलता हूँ रिकॉर्ड बोलता हूँ। 4 बड़े 660 मेगावाट के 3 to 60 क्रिटिकल जो मेगावाट जो सुपर मेगा क्रिटिकल प्लांट्स हैं, वो हमारी 2012-17 के पीरियड में लगे। हमने जो 300 यूनिट बिजली की जो बात करी है वो सिर्फ इस आधार पर करी है कि हमने इंस्टॉल किए थे, जो होते होते हमें उम्मीद है कि अगस्त सितंबर तक वो पूरे हो जाएंगे। वो स्टेट की प्रॉपर्टी है। 1 यूनिट बिजली जनरेशन का काम आपने नहीं किया है। जो भी जनरेशन का काम हम करके गए थे वही चल रहा है, जो भी लाइनिंग का काम करके गए वो हमारा चल रहा है। और दूसरी चीज, गन्ने की बात बहुत हमारे साथी कर रहे थे, हमने 35% दाम बढ़ाए 5 साल के अंदर। 10 बीघे का काश्तकार हिसाब लगा लीजिए, 57,000 रुपए का घाटा हो रहा है उसे 10 बीघे किसान को, खाली रेट्स के आधार पर अगर उसी रेशियो पे ये रेट बढ़ाते तो। आप लास्ट ईयर में जाके इन्होंने पैसा बढ़ाया है, ये भुगतान की बात कर रहे हैं कि अपने भुगतान किया, काश्तकार की लागत को नहीं देख के जा रहे हैं। जितना उसका जो है डीजल बढ़ा, बीज बढ़ा, मजदूरी बढ़ी, पेस्टिसाइड्स बढ़े, हर चीज बढ़ी है, तो इनके भुगतान को क्या गन्ना वरना इशू क्यों बनता? आज की तारीख में पश्चिमी उत्तर प्रदेश लगा है, पूरे उत्तर प्रदेश में गन्ने का एक भुगतान है। और आपको सोचिए कि इन्होंने खुद संकल्प पत्र में कहा था कि 14 दिन में भुगतान करेंगे, दोबारा फिर दोहराया है। और स्थिति क्या है? आज भी 12,000 करोड़ रुपए से ऊपर का किसानों का भुगतान बाकी है। जिस बकाया को इन्होंने दिलाया है, जिसको वो कह रहे हैं कि हमने इतना ज्यादा दिलाया है, बात दिलाने की नहीं है, बात बकाया कितना है। रेट्स भी बढ़े, प्रोडक्शन भी बढ़ा, फैक्ट्रीज भी बढ़ी। जब चीजें बढ़ी तो जाहिर सी बात है कि भुगतान भी बढ़ेगा, लेकिन बकाया कितना है वो इंपॉर्टेंट है। किसान के पास जो पैसा मिल रहा है वो तो पूरा खेती में लगा दे रहा है, कैश उसके पास है ही नहीं। उसी का नतीजा है कि आप पता कर लो, देहात में उज्ज्वला में 10% लोग भी दोबारा सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे। 1,000 रुपए का कैश नहीं है लोगों के पास जो 933 रुपए का सिलेंडर भरवा लें। तो ये चीजें हैं, आंकड़ों में अच्छी लगती हैं, इनके संकल्प पत्र पर कोई भी सिंसियरिटी नहीं ले रहा, लेकिन हमारे संकल्प पत्र पर जो हमने कहा है उसका हमने हर चीज को पहले उसको असेस किया है, हर चीज को पहले मैंने देखा है। हमने ओल्ड पेंशन की बात करी है तो पूरे उसकी 8 महीने कमेटी बैठी है या ओल्ड पेंशन हम कैसे देंगे। अगर हमने कहा है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे तो उसका हमारे पास रीजन है कि हम कैसे देंगे। अगर हमने कहा कि हम 1,500 रुपए देंगे महिलाओं को समाजवादी पेंशन, तो हमने उसका पूरा हिसाब किताब लगाया है। ऐसे नहीं बोल दिया कि खाली जो है वो इन्होंने तो बांटा था टेबलेट, खुल भी नहीं रहे टेबलेट। पता कर लीजिए जो उन्होंने बांटे हैं, योगी जी ने जो टेबलेट बांटे हैं, पता नहीं कौन सी कंपनी के लेके आए हैं। और हमने जो टेबलेट बांटे थे आज भी 5 साल बाद भी वो काम कर रहे हैं प्रॉपरली। चेक करा लीजिए ग्राउंड पर, इनके टेबलेट और जो स्मार्टफोन है वो ओपन नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तरह का ये लोग काम कर रहे हैं, इसी में हर चीज पर इनकी चीजें निकल के आ रही है। बस मुझे यही कहना है। विवेक जी, कहीं ना कहीं बात तो फैक्ट पर ही कही है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए अंकुल जी, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू मुलायम सिंह जी नहीं थी और अखिलेश जी पूरा कार्यकाल जीते तब तो उनको चिंता हुई ना। अब उन्हें पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की याद आ रही है। इसके लिए जवाब हमारा ले लें आप। और बिजली का हाल तो पूरे प्रदेश में देखा था, अखिलेश यादव खुद लखनऊ की रोड शो में बिजली के तार पकड़ रहे थे। इसका मतलब उन्हें पूरा भरोसा था कि इन तारों में बिजली नहीं है। ये भी जैसे आपने समझे, हमने देखा तो ऐसी बात नहीं करो जिसको पता नहीं इनकार कर सके। लखनऊ की सड़कों का जब हाल ये है तो बाकी तो आप बेहतर समझती हैं कि जिलों में बिजली की क्या हाल है। सबने देखा, तो हमारे कहने सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और गन्ना बकाये की जो बात कर रहे हैं, उनसे पूछिए क्या ये अपने समय का पूरा गन्ना मूल्य भुगतान करने थे क्या? भारतीय जनता पार्टी से बहुजन समाज पार्टी के शासन का भी गन्ना मूल्य का बकाया भुगतान किया और इनके शासन का भी किया और अपने शासन का भी किया। जो ये बार बार गन्ना मूल्य के बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, हम दाम चाहें जितना बढ़ाते, जब देना ही नहीं तो दाम बढ़ाते रहो। इस नीति पे किसी सरकार करती है। हमने दिया भी और हमने दाम भी बढ़ाए, हमने दोनों काम किए। तो हम इनसे कहीं अपनी तुलना नहीं कर रहे हैं। हमारा अपना घोषणा पत्र है, हमारा अपना संकल्प पत्र है। उन संकल्प पत्रों में जो हम पूरा कर सकते उसको हमने सफाई से कहा साहब हमने ये पूरा किया, इतने % सही हो पाए, इतने हम और करने जा रहे हैं। अब की हमने 14 दिनों के अंदर गन्ना मूल्य के भुगतान की बात रखी है
हम करेंगे। इससे पहले भी हमारे तमाम जो संकल्प पत्र और आए हैं, बहुत से संकल्प हमारे ऐसे थे जो हमारे संगठन के स्थापना के समय से चले आ रहे थे। हमें मौका लगा, हमने पूरा किया। धारा 370 ये सब तो हमारे संकल्प भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के जब से हमारे घोषणा पत्रों में रहते थे। मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना, ये हमारा इनके रोजगार पे भी जमाने जवाब चला रहा था। दीजिए। वो भी था। बिल्कुल, मैं आ रही हूँ अभी उसी मुद्दे पर आ रही हूँ। जिस तरह से इनके शासनकाल में भाई भतीजावाद हावी था, सारी परीक्षा एजेंसियों को भाई भतीजा हावी था। ठीक है ना विवेक जी, आपकी ये सारी बातों, ठीक है विवेक जी, लेकिन आपकी बातों पर सहमति, लेकिन ये भी तो बताइए कि बेरोजगारी का जो एक मुद्दा सबसे बड़ा है, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि 12 लाख जो भर्तियां हैं वो अभी तक नहीं हुई है। सृष्टि जी ने भी इसके ऊपर तथ्यों में कहा और अभी शशांक जी से भी वही बात हुई। तो कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ तो विफल हुई है ना, कि बेरोजगार मतलब जो रोजगार मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है युवाओं को अभी तक। देखिए अंशुल जी, हम किसी भी परीक्षा संस्था की शुद्धता बहाल करने के लिए वचनबद्ध हैं। हम पेपर आउट होने पे वो कहीं हमें शिकायत मिलेगी कि आज इसमें गड़बड़ी हुई है, तो हम उस परीक्षा को निरस्त करेंगे और उसकी जब तक शुद्धता बहाल नहीं होगी उस परीक्षा को हम इस तरह से इनों की तरह नहीं निपटाने वाली। एक व्यक्ति जो हमारे शासन काल में नौकरी पाएगा, योग्य होगा और उसकी योग्यता परीक्षण करके सत्यापित करने का काम उस एजेंसी की जिम्मेदारी है। और उसमें अगर कोई गड़बड़ी मिली तो एजेंसी के लोग भी जेल बिना पेपर लीक किए या किसी भी चीज को आगे ना लाए हुए परीक्षा कराना भी तो सरकार का काम है ना। उससे तो छात्रों का भविष्य दांव पर लग ही जाता है। बिल्कुल वो चुनौती है, उस चुनौती को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वीकार किया है और उस पर काम के बहुत सी परीक्षाएं मिलती है। और यूपी टेट की हो चाहे अभी जो कैंसिल हुई थी वो दोबारा कराया हमने, सिपाहियों की भर्ती निपटाई, लोक सेवा आयोग की शुद्धता बहाल की। ऐसा नहीं है, तमाम एजेंसी शुद्धता में बहाल के उससे काम हुए हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि साहब पेपर लीक, ये तो देखिए पेपर लीक कराने वाले कौन थे, उनके ऊपर सरकार ने कार्रवाई क्या की। पहले सरकारें पेपर लीक में शामिल होती थी, सूची मुख्यमंत्री आवास से जाती थी, कहीं राम गोपाल जी क्या से जाती थी, कहीं शिवपाल जी क्या से जाती थी, कहीं धर्मेंद्र यादव जी क्या से जाती थी। 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी घोटाले में भी युवाओं ने प्रोटेस्ट किया, आपने लाठी मारी, उनका सर फोड़ा। क्या आपने नहीं किया? क्या आपकी पुलिस ने बर्बरता नहीं की बच्चों के साथ? 12 पेपर लीक जो आपने किया, युवाओं के भविष्य के साथ आपने जो खिलवाड़ किया है, वो कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं? पेपर लीक पे कार्रवाई करना सरकार का काम, वो हमने किया। पेपर लीक ना होने देना सरकार का काम हमने है। कार्रवाई किया और कार्रवाई करेंगे। हम किसी भी परीक्षा एजेंसी को शुद्धता बहाल करने के लिए वचनबद्ध हैं। हम उसको मुलायम सिंह यादव का जिम्मेदारी सरकार की बनती है, ये जवाबदेही सरकार की बनती है कि ये हुआ कैसे। युवाओं को तो रोजगार पीएमईआई का डेटा देखेंगे 2017 से 2021 के बीच में 16 लाख नौकरियां खत्म हुई है। युवाओं के हाथ में नौकरियां थी, उसमें 16 लाख लोगों की नौकरियां गंवाई है, इस सरकार ने उनसे छीनी है। पीएमईआई का डेटा है। एक और रिपोर्ट में आपको बता दूं, देश के 15 करोड़ सबसे गरीब परिवार, उनकी आय में 53% की कटौती हुई है। और उसी वक्त कोरोना काल का जिक्र ना करिएगा, उसका बहाना ना करिएगा, क्योंकि उसी वक्त देश के 20% सबसे अमीर परिवारों की आय में 39% की वृद्धि हुई है। तो गरीब होता चला गया, बिलो पॉवर्टी की तरफ आपने उन्हें ढकेल दिया। लेकिन अमीर इंसान, आपकी सूझबूझ की जो सरकार है, वो अमीर होती चली गई आपके कार्यकाल में। कैसे जस्टिफाई करेंगे आप इस बात को? और डेटा और फैक्ट्स है, विवेक जी पढ़ लीजिएगा इसको प्लीज। ऐसी मनगढ़ंत बातें नहीं कर दी कि नाले से गैस निकाल के मैंने ये बात नहीं बोली ना, 15 लाख का जुमला फेंका है ना, क्लाउड के पीछे रडार की बात की है। ये सारे तथ्य बेस्ड सवाल है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। कोविड काल में देश का सबसे गरीब इंसान गरीब हो गया, वहीं आपके 20% सबसे अमीर इंसानों की आय में 39% की वृद्धि कैसे हो गई? देश के 53% जो हमारे गरीब इंसान है, उनकी 84% हाउस होल्ड की इनकम में कटौती कैसे हुई? प्रति व्यक्ति खर्च में कैसे वहां कटौती हो गई? गिरावट कैसे आई हमारे जीवन शैली में? इसका जवाब कौन देगा? आपके कार्यकाल में गैस सिलेंडर 1100 रुपए कैसे पहुंच गया? सरसों का तेल 200 रुपए लीटर कैसे पहुंच गया? कैसे जस्टिफाई करेंगे आप महंगाई और बेरोजगारी को? विवेक जी, सवाल मेरा आपसे यही था, हमारी बात जो अधूरी रह गई थी वो रोजगार के ऊपर रह गई थी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अंशुल जी, जो
यहाँ पे पूर्ववर्ती शासन में शिक्षा प्रणाली रही, उन लोगों ने किस तरह से नवयुवकों को हाई स्कूल इंटर BA पास करा करा करके बेरोजगारों की एक भीड़ बढ़ाई है। आज स्थिति ये हो गई कि उन्होंने डिग्री तो हासिल कर ली लेकिन वो उस योग्य नहीं रहे। सबसे पहला काम हमारी सरकार ने किया है कि परीक्षा बोर्डों की शुद्धता बहाल करने का काम किया। आज प्रदेश से जो बच्चा पास होकर निकलता है उसके बारे में ये लोग आते करते कि बच्चा पढ़ के पास हुआ है योग्य, और उन योग्य व्यक्तियों के समायोजन की, रोजगार की व्यवस्था सरकार ने करने की कोशिश की। तो उसमें जो भी बाधा आई, चाहे परीक्षा एजेंसियों की शुद्धता तार तार करके अखिलेश यादव जी गए, लोक सेवा आयोग नहीं बचाता, वर्ग से करती थी वहां से, और 4-5 घरों से भर्तियां होती थी। धर्मेंद्र यादव जी, राम गोपाल यादव जी और अनिल यादव, सब उन चीजें आपको मालूम है। तो ऐसे में उन परीक्षा एजेंसियों की शुद्धता बहाल करके योग्य लोगों को पद मिले, ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया गया है। और जहां कहीं हमें शिकायत हुई, हमने उसके समय रहते कार्रवाई की। उन रैकेटों पे कार्रवाई की जो रैकेटियर और ऐसा रैकेट चलाते थे परीक्षा में धांधली का, उनको भी पकड़ के जेल भेजा। उनको NSA के तहत कार्रवाई की, घर तक बुलडोजर चलवाया गया। उनके मंसूबे निस्तारण दूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हम सिर्फ संकल्पित है कि योग्य व्यक्ति को रोजगार मिले, और उसी दिशा में हमारी चला भी काम रहा, आगे भी हम काम करें। ठीक है, लेकिन अभी अगर बीजेपी की बात करें, 5 साल में जिस तरीके से बीजेपी ने काम किया है, और आगे भी आप जैसे रोजगार की अगर आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से विकास की आप बात कर रहे हैं, तो आगे बीजेपी का क्या एजेंडा है कि जनता आपको वोट क्यों दे? हमने जो 5 साल अपने वादों के अनुरूप जो डिलीवरी दी है जनता को, शासन दिया है, कानून व्यवस्था के मुद्दे पे हो, चाहे गुड गवर्नेंस के मुद्दे पे हो, उन चीजों को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। उसको देखते हुए जनता हमको वोट देगी। आज के हमारे शासन काल के पहले माफिया राज था, जो सिंडिकेट क्रिमिनल थे वो खुलेआम विधानसभाओं को लेकर बीजेपी दफ्तर तक घूमते थे। उन सिंडिकेट क्रिमिनल्स को हमने पकड़ करके जेल पहुंचाने का काम किया। आज वो जेल के जालियों से झांकते नजर आ रहे हैं। पहले उनका जेलों में दरबार लगता था, हमने उनके जेलों में दरबार बंद कराए और उनके वहाँ आम कैदी की तरह रहने की व्यवस्था की। नहीं तो तमाम जो सिंडिकेट क्रिमिनल थे उनका जेलों से ही पूरा साम्राज्य चलता था। तो हमने उन पे लगाम लगाई। जो भूमाफिया जमीन कब्जा करते थे, चाहे सरकारी जमीन, चाहे गरीब आदमी की जमीन, आम आदमी की जमीन, उनके कब्जे से जमीन मुक्त कराने का काम किया। करोड़ों रुपए की सरकारी जमीनें भूमाफियाओं के चंगुल से हमारी सरकार ने मुक्त कराया। पूर्ववर्ती सरकार आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की कार्रवाई करती। हमने उन मुकदमों पे पैरवी करके उनको सजा तक पहुंचाने का काम किया। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप याद कर लीजिए, मुजफ्फरनगर का दंगा क्यों हुआ था। एक बेटी को कुछ लोगों ने छेड़ा, उसके मामा और भाई गए शिकायत लेकर के, तो उससे कुछ देर बाद शिकायत करने के बाद आके चाय की दुकान पे बैठे थे, वर्ग विशेष के लोगों ने आकर के उनको घेर के मार डाला। इसे थाने तक गया तो सरकारी जो एक और मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव के पहले उनका फोन चला गया थाने में, आजम खान साहब का, कार्रवाई नहीं हुई। इसी के विरोध में लोगों ने पंचायत से लौटते हुए लोगों के शादी के लोगों को गांव में घेर के मार डाला गया। हल्ला हुआ, शोरगुल हुआ, लोगों तक पहुंचा, हल्ला फैल गया। तो अब ये सब पुरानी बातें लोग भूले नहीं है। हमने अपने शासन काल में दंगा मुक्त शासन दिया। जवाहर बाग जैसा हत्याकांड हमारे शासन में नहीं हो पाया। बिल्कुल, ये सब तमाम चीजें हैं जो हमने जनता को डिलीवरी दी है। हम उस डिलीवरी पे अपने लिए जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं, और हम 335 दिन जनता के बीच रहते हैं। कोरोना काल में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव कहाँ पे कहीं दिखे हो तो बता दीजिए, हमें तो ना दिखे, आप बता दें आप। चलिए ठीक है, सृष्टि जी आपसे जानना चाहेंगे कितनी सहमत है आप इस बात से? झूठ की तुलना से कोई कैसे सहमत हो सकता है अंशुल जी? इन्होंने कोरोना काल की बात की और पूछा कहाँ थे विपक्ष के लोग। कोरोना काल में आपके मंत्री तो मटर छील रहे थे, अंताक्षरी खेल रहे थे, ऑनलाइन बैठ के ट्विटर कर रहे थे। तो ये आपके मंत्री कर रहे थे। कोरोना काल की आपको बात करनी है, अपने कंधों पे गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर रख के हमने पहुंचाया है, यूथ कांग्रेस ने पहुंचाया है, जन जन तक पहुंचाया है, अपनी जान की नापरवाह करते हुए भी।
आपके बीजेपी के मंत्रियों तक को पहुंचाया है हमने, जब उन्होंने हमसे मदद मांगी। यहाँ पे एम्बेसीज तक को हमने मदद दी कोरोना काल में, विपक्ष में होते हुए भी। सत्ताधर तो आप थे और आप बैठ के ट्विटर कर रहे थे। तो कोविड काल की बात मत करिए, नदियों की आपने बात की। इस पूरे भारत के हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ अंशुल जी। ऐसा नहीं कि पहले आपदा नहीं आई, पहले हमारे यहाँ पेंडेमिक्स नहीं आए, लेकिन पूरे हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा जब उत्तर प्रदेश में, जब गंगा की आप बात करते, गंगा में लाशें बही थी, गंगा किनारे रेत में लाशों को दफनाया गया था क्योंकि शमशान में जगह नहीं बची थी। ये तो आपका मिसमैनेजमेंट था। सड़कों पे लोग मर रहे थे, ये आपका मिसमैनेजमेंट था। कब तक छुटलाएंगे? आपने युवाओं की बात की, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात की, बोला माफिया राज था इसके पहले। आपकी तो ठोको नीति चलती है, आपका कौन सा राज चलता है यहाँ पे? हम यहाँ पे व्यापारी वर्ग की बात करें, आप तो होटल से उन्हें निकाल के आपकी पुलिस उन्हें मार देती है, कोई एक्शन नहीं होता उस चीज में। कस्टडी में रेप पीड़िता के बाद की मृत्यु हो जाती है, कोई एक्शन होता है उसमें? आपकी पुलिस आपका जो अत्याचार कर रही है आम जनता पे, ये तो सबके समक्ष रखा गया है। जो ठोको नीति आपने अपनाई है यहाँ पे आम इंसान की, ब्रह्म हत्या की विवेक जी बात कर लीजिए। आपके कार्यकाल में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या की गई। आपकी खुद के पार्टी के कमलेश तिवारी जी की भी हत्या की गई थी। उनको तो आप सिक्योरिटी नहीं दे पाए, उनको आप इंसाफ नहीं दिला पाए। पत्रकारों के ऊपर किसी ने अत्याचार किया तो आपकी योगी सरकार ने सबसे ज्यादा किया। यहाँ पे कवरेज करने पत्रकार आए, उन्हें यूएपीए लगा के उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। सबसे ज्यादा फर्जी मुकदमे पत्रकारों पे किए गए। रमन कश्यप लखीमपुर के भूल गए आप, जिनको आपके मंत्री पुत्र ने अपनी गाड़ी के नीचे सुनियोजित तरीके से उनकी हत्या कर दी। वो दृश्य कैसे कोई भूल सकता है? और आपके कार्यकाल के हाईलाइट्स क्या है विवेक जी? कार्यकाल के हाईलाइट्स है युवाओं पे नौकरी मांगने के लिए उनका सर फोड़ना, लाठी डंडे चलाना, आशा बहनों के ऊपर अत्याचार करना, महिलाओं के साथ उन्नाव हादसा जैसी घटना हो या लखीमपुर या हाफामाव जैसी घटना हो, उनका अत्याचार। बेटियों की चिताओं को पहले आपकी पूरी सरकारी तंत्र प्रणाली लग जाती है ये साबित करने में कि उनके साथ तो रेप हुआ नहीं था, और जब ये प्रूफ हो जाता है कि रेप हुआ था तो आधी रात को पेट्रोल और टायर डाल के आपने उसकी चिता जला दी। उसको एक अंत्येष्टि भी नहीं दी सम्मानजनक। उसके घर वालों को नजरबंद कर दिया आपने क्योंकि आपकी सरकार वहां छुपाना चाहती। तो जो पत्रकार कवरेज करने गए उसको आपने जेल में डाल दिया। आपने पत्रकारों को नहीं छोड़ा, किसानों के साथ इतना बड़ा छल कपट किया, आपने युवाओं के साथ छल कपट किया, महिलाओं के साथ किया। हमारे उत्तर प्रदेश के, देश के किसी एक वर्ग को आपने छोड़ा है जिसके साथ आपने यहाँ पे धोखा न किया हो। डबल इंजन की सरकार आई, 27% सब्सिडीज अभी आपने कट ऑफ की है जो आम इंसान को बेनिफिट देती है। ठीक है विवेक जी से जान लेते हैं। ठीक है सृष्टि जी, बात करें, मनरेगा की बात करें, हर जगह आपने विवेक जी कट ऑफ की है। क्या कहेंगे आप? इतने इल्जाम आपके ऊपर। देखिए अंशुल जी, कांग्रेस के पास सिवाय गाल बजाने का कोई काम नहीं। जनता ना इनके नेतृत्व को गंभीरता से लेती, ना इनकी पार्टी को गंभीरता से। सवाल तथ्यों पे पूछे, उस पे जवाब दें। कांग्रेस के पीछे ना पड़े, तथ्यों पे जवाब दें विवेक जी। कांग्रेस ने लखीमपुर पे जवाब दीजिए, युवाओं पे जवाब दीजिए, उन्नाव और हाथरस पे जवाब दीजिए। किया है कब तक कांग्रेस करते रहेंगे? आपकी सरकार चल रही है पिछले 8 वर्षों से, सेंटर में आप है, स्टेट में आप है, कब तक कांग्रेस के पीछे भागते रहेंगे आप? चलिए, कभी तो जिम्मेदारी लीजिए। क्या विपक्ष में बैठने की इतनी आदत है कि सत्ता संभल नहीं पा रही, पता ही नहीं चल रहा कि सत्ता में बैठ के व्यवहार कैसे करते हैं? क्या जिम्मेदारियां होती है? 70 सालों से विपक्ष में बैठे रहे तो पता ही नहीं है आपको कि सत्ता। चलिए ठीक है सृष्टि जी, ठीक है सृष्टि जी और विवेक जी, बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। हम यहाँ पर बातचीत करने बैठे थे यूपी के रण की, लेकिन कांग्रेस और भाजपा के तू में बनकर रह गए। तो यूपी विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान जारी है। पश्चिम यूपी के 11 जिलों में 58 विधानसभा सीटों पर सुबह 11 बजे तक में 20% की वोटिंग हो चुकी है और मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। अब आगे ऊंट किस करवट बैठता है, किसकी पार्टी विजयी होगी, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा।